Hello and welcome everyone on this YouTube channel of JV's IS. So today we are going to start another session on Indian history MCQs. So in the previous session we have completed topic like advent of Europeans and the policies after the advent of Europeans. That means like Carnatic wars पर हमने कुछ question किए, Battle of Plassey, Battle of Buxar. Clear? So today we'll be starting time period after 1764. That means रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश. तो आज हम शुरुआत करेंगे अनदर सीरीज ऑफ एमसीक्यू विद रेस्पेक्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री. क्लियर? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप में से जितने लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाएगी. बिना प्रैक्टिस के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा. तो इसीलिए जेवीज आईएएस की प्रीमियम एंड कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे जेवीज आईएएस ऐप से. ओके. एंड मंथली कवरेज जो है करंट अफेयर्स का, ये मैगजीन्स भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम. रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू पॉलिसीज adopted by British. So first statement क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है it was formulated by Governor Thomas Munro. Second, under the system the peasant was entitled to possession of land so long as he paid the land revenue. Which of the following statement given above is oblique or not correct? ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. सो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2. तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर देते जाइए. जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में. ओके. सो यहां पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट मींस नाइदर 1 नॉर 2. यहां पर पूछा गया कौन से गलत है, तो गलत कोई है नहीं. दैट मींस नाइदर 1 नॉर 2. सर थॉमस मुनरो के बारे में अगर मैं बताऊं, सो ही वाज अ गवर्नर ऑफ मद्रास. ही क्रिएटेड द रैयतवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू इन 1820. क्लियर? बेसिकली 1814 से जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि हमें कोई एक सिस्टम फॉर्मुलेट करना चाहिए. एंड थॉमस मुनरो ने सिस्टम फॉर्मुलेट किया था, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी का. समझ में आ रहा है? हालांकि ऐसा एक सिस्टम पहले से ही था. कहां पर? तमिलनाडु में. तमिलनाडु. क्लियर? और ये तमिलनाडु में किस रीजन में? बड़ा महल रीजन of Tamil Nadu. Clear? So this was at that time, this was under the presidency of Madras. Clear? 1792 में ये सिस्टम था. क्लियर एवरीवन? सो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है. बाय 1814 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि एक सिस्टम लेकर आते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम. एंड ये जो सिस्टम था ये फॉर्मुलेट किया था गवर्नर थॉमस मुनरो ने. क्लियर? और इस सिस्टम में याद रखिएगा, अंडर दिस सिस्टम जो रैयत है, जो रियॉट है, ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन है ब्रिटिश इंडिया का. अरबिक वर्जन था रैया. रैया का मतलब होता था पीजेंट्स या कल्टीवेटर, और यू कैन से प्रोपराइटर एंड टैक्स पेयर ऑफ द लैंड. और इन्होंने एंग्लिसाइज्ड वर्जन में इसका नाम रखा था लैंड. क्लियर? सो दिस वाज आल्सो देयर इन बॉम्बे. ओके. तमिलनाडु. तो साउथ में ये था. क्लियर? तो बेसिकली रैयतवाड़ी सिस्टम को और क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, रैयतवाड़ी सिस्टम इज आल्सो नोन एज मुनरो सिस्टम. This system is also known as Munro system. Clear? So government dealt with him directly. Him means peasants. तो यहां पर कोई मिडलमैन नहीं था. डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, कल्टीवेटर से, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी मिडलमैन. सो पीजेंट वाज एंटाइटल्ड टू पोजेशन लैंड. तब तक उसके पास लैंड रहेगी जब तक वो लैंड रेवेन्यू पे करता रहेगा. क्लियर एवरीवन? नाउ अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा. अब सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा से रिलेटेड ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन. सो स्टेटमेंट फर्स्ट,
Supreme Court in Calcutta was established by Pitt's India Act of 1784. Second statement, it had power to try criminal, civil, admiralty cases, and it had to be a court of record. Third, Sir Elijah Mp was appointed as Chief Justice of this court. Which of the above statements are correct? Option A 1 only, option B 2 and 3, option C 1 and 3 and option D all of the above. तो जल्द से जल्द आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, सभी लोग आंसर दीजिए। और इसी सीरीज के थ्रू आप रिवाइज भी कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन दें और आंसर लिखते रहें। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। समझ में आया? तो दूसरा, इट हैड द पावर टू ट्राई सिविल, क्रिमिनल, एडमिरलिटी केसेस एंड इट हैड टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, सर एलिजा एमपी, सभी को पता है, ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ, फर्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं। सो सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सुप्रीम कोर्ट जो है वो फोर्ट विलियम में बना था। ओके, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस वर देयर। सर एलिजा एमपी याद रखिएगा चीफ जस्टिस से, and it had the power to try criminal, civil, admiralty cases and it had to be a court of record, and it was also given supreme judiciary over all British subjects like Bihar, Bengal, Orissa, इन सभी पर सुप्रीम जुडिशरी का याद रखिएगा खिताब था, जितने भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे। क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट वाज आल्सो मेड टू कंसीडर एंड रेस्पेक्ट रिलीजियस सोशल कस्टम्स ऑफ इंडियंस की, इंडिया के जो रिलीजन है, सोशल कस्टम्स, उनको आपको वॉयलेट नहीं करना है या उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। क्लियर? सो अपील कहां से की जाती थी? अपील कुड बी टेकन फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल and from there to king in council. Clear everyone? So this was there. So another question, question number 3, who among the following was introduced subsidiary alliance system? Subsidiary alliance system किसने introduce किया? Clear? Subsidiary alliance. Okay, तो subsidiary alliance अगर आप ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में ड्यूप्लेक्स का भी जो कि फ्रेंच गवर्नर थे उनका भी हमारे ध्यान में आता है। बट अगर हम इस अलायंस की बात करें, इस पॉलिसी की बात करें, तो याद रखिएगा फ्लेजेड मैनर में पॉलिसी किसने अडॉप्ट की थी? ब्रिटिश ने। क्लियर? तो अब एक चीज याद रखना, ब्रिटिशर्स they conquered India with the help of 3 policies and it is also given in your NCERT book. कौन कौन से? पहला जो पॉलिसी था that is किंग मेकर, पपेट रूलर बनाते थे। क्लियर? देन सब्सिडियरी अलायंस, एंड थर्ड डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, क्लियर? सो दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो बिफोर लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा, जो कंपनी जो होती थी वो अलायंस बनाते थे इंडियन प्रिंसेस के साथ। निजाम, नवाब ऑफ अवध, इन्हें सब्सिडीज दी जाती थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश कंटिजेंट्स। क्लियर? सो सच फोर्सेस वर जनरली स्टेशनड आउटसाइड द स्टेट कंसर्न और पेमेंट कैश में किया जाता था। डिफिकल्टी याद रखिएगा, डिफिकल्टीज अरोज व्हेन पेमेंट्स वर नॉट प्रॉम्प्टली पेड। जब रेगुलर पेमेंट्स नहीं होते थे वहीं पर दिक्कतें आने लगी और वेलेस्ली ने क्या किया? इन्होंने ब्रॉड कर दिया स्कोप इस अरेंजमेंट्स का सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। तो बहुत सारे स्टेट्स लाइक हैदराबाद, मैसूर, लखनऊ, मराठा, पेशवा जो रीजन था, देन भोसले, सिंधिया, ये सब याद रखिएगा पार्ट बने सब्सिडियरी अलायंस का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस क्वेश्चन, which of the following is obligor presidencies of British India? Option 1 Madras, second Bombay, third Calcutta. Choose the correct answer from the codes given below. बहुत easy question है। Option A 1 only, option B first and second, option C second and third and option D first, second, third। बहुत easy है। जल्दी जल्दी सभी लोग comment section में लिखते जाइए अपना आंसर।
ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये 3 प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश की। समझ में आ रहा है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंसी एंड प्रोविंस दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर? ब्रिटिश कॉल्ड प्रेसिडेंसी द प्लेस वेयर ऑफिस ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वॉज सिचुएटेड, जहां पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का ऑफिस होता था। तो वो 3 ही याद रखिएगा प्लेसेस है, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। दीज वर दी 3 प्रेसिडेंसीज एंड बाद में प्रेसिडेंसी और बनाई गवर्नेंस सिस्टम की वजह से, लाइक दे क्रिएटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंस एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस दैट इज यूपी। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following princely state is oblique are annexed under the doctrine of lapse? Okay, first statement Satara, second Jhansi, third Nagpur. Choose the correct answer from the codes given below. Option A 1 only, option B first and second, option C second and third only, option D first, second, third. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा से फैक्ट्स पता हो तो आप आसानी से इसको रिकॉल कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दीज स्टेट्स, ऑल दीज रीजन्स। क्लियर? सो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी है, ये लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी है। क्लियर? एंड ही हेल्ड दैट पैरामाउंट पावर लीगली रिफ्यूज कर सकती है अगर किसी रूलर का लीगल हायर नहीं है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उसका स्टेट याद रखिएगा ब्रिटिश के पास चला जाएगा। क्लियर? दिस मीन डिपेंडेंट स्टेट्स कुड बी रिगार्डेड एज लैप्स्ड टू पैरामाउंट पावर। क्लियर? और क्योंकि पैरामाउंट पावर ने उनके एडॉप्टेड हायर को सक्सेशन देने से रिफ्यूज कर दिया, इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर? बाय अप्लाइंग दिस पॉलिसी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पहला जो स्टेट था वो था सतारा। क्लियर? शाहजी ऑफ सतारा डाइड इन 1848 और उसी के बाद जो सन थे अडॉप्टेड, क्लियर, ऑन द ईव ऑफ हिज डेथ was not recognized by डलहौजी। देन गंगाधर राव जो कि राजा थे झांसी के, इनकी डेथ हो गई थी 1853 में एंड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था स्टेट को तुरंत ही। और जो उनकी विडो थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया जो 1857 का रिवोल्ट था। थर्ड रघुजी भोसले थर्ड, इनकी डेथ हो गई थी 1853 में विदाउट चाइल्ड, सो नागपुर तुरंत एनेक्स किया गया। 1851 में लास्ट पेशवा की डेथ हो गई। Clear? Another question, question number 6, the famous Woods dispatch is related to which of the following? बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? फेमस वुड्स डिस्पैच, सभी ने नाम सुना होगा। रेवेन्यू ऑप्शन बी, जुडिशरी ऑप्शन सी, एजुकेशन ऑप्शन डी, पब्लिक हेल्थ। तो जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। यस, ऑप्शन सी, इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। क्लियर? अब वुड कौन थे? चार्ल्स वुड, याद रखिएगा चार्ल्स वुड। ही वॉज द प्रेसिडेंट, ओके, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब अगर आपको याद हो कि पिट्स इंडिया एक्ट में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स बना दी गई थी, दैट मीन्स एक थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर एवरीवन? तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ने। क्लियर? सो ही हैड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज एडॉप्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? देन इन 1854 चार्ल्स वुड ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड डलहौजी को, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो इनको लेटर लिखा, इन्होंने कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को हमें यूज करना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल्स में और एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को हाई स्कूल्स में हमें यूज करना चाहिए और इंग्लिश मीडियम सिर्फ कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यूज होनी चाहिए। तो ये इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। सो ऑप्शन सी दैट इज एजुकेशन इज द राइट आंसर। सो एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ चार्ल्स वुड आउटलाइन द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन। और इन्हीं के बेस पर याद रखिएगा, इन्हीं के रिकमेंडेशन पर 3 कॉलेजेस बनते हैं। कौन कौन से? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। क्लियर एवरीवन? सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड अ यूनिवर्सिटी
फॉर ईच ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज वर ऑर्गेनाइज्ड, इन्हीं चीजों के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टैब्लिश हुई थी इस प्लान में 1857 में बॉम्बे एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साथ। देन डलहौजी मॉडिफाइड द पॉलिसी ऑफ मैकॉले, तो इन्होंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। एंड ही आल्सो अग्रीड टू द प्रिंसिपल दैट ग्रांट इन एड प्रोवाइड करना चाहिए प्राइवेट एफर्ट्स के लिए irrespective of caste and creed. Clear everyone? Another question number 7, consider the following statement regarding permanent settlement. Option statement first, settlement refers to the assessment and fixing of the quantum of land revenue to be paid by each tenant directly to the government. Second statement, for Bihar, Bengal and Orissa, this was fixed permanently. Clear? So which of the following statement given above is obligor correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखते रहिए। क्लियर? सो पहला जो आप देख रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, समझ में आ रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर? तो इसको कॉर्नवालिस कोड भी याद रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस कोड के अंदर भी रेवेन्यू पॉलिसी है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। क्लियर? तो बेसिकली इसमें इस सेटलमेंट में क्या था? दैट जमींदार्स आर द परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड। जमींदार्स आर द परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड। ओनर्स ऑफ लैंड। क्लियर? दैट मीन्स इसमें मिडलमैन थे तो डायरेक्टली टेनेंट पे नहीं करते थे गवर्नमेंट को। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फॉर बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा दिस वाज फिक्स्ड परमानेंटली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? ओके, ये याद रखिएगा। सो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, he himself a big landlord, he wanted to create landlords after a British model in India. Clear? सो कॉर्नवालिस याद रखिएगा, उन्होंने एक सेटलमेंट बनाया विद रेवेन्यू फार्मर्स एंड जिसकी वजह से एक नई क्लास इंडिया में बनी, मिडलमैन की, जमींदार, जिससे कल्टीवेटर्स की जो पोजीशन थी वो एक टेनेंट्स बन के रह गए। और ये सेटलमेंट याद रखिएगा विद दी जमींदार, मेड विद दी जमींदार बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन 1793। क्लियर? तो इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे डायरेक्टर से, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। सेटलमेंट्स का मतलब होता है असेसमेंट और फिक्स करना लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच जमींदार टू दी गवर्नमेंट। जमींदार कनेक्ट करेंगे टेनेंट से और जमींदार पे किसको करेंगे? गवर्नमेंट को। दिस इज फॉर बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड दिस वाज फिक्स्ड परमानेंटली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, who among the following Mughal ruler was given the title of Rangila? बहुत इजी ऑप्शन है, रफी उद दराजत, ऑप्शन बी रबी उद्दौला, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, एनसीआर ओल्ड एनसीईआरटी। क्लियर? सतीश चंद्रा की मॉडर्न, बिपिन चंद्रा की जो है मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर में। क्लियर? तो जल्दी जल्दी बताइए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, मोहम्मद शाह रंगीला इनको कहा जाता था। क्लियर? 1719 टू 1748 बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह ने इनको हरा दिया था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ रफीउद्दौला, रोशन अख्तर बिकेम द चॉइस ऑफ सैयद ब्रदर्स। मोहम्मद शाह इनको हिस्ट्री में जाना जाता है और ये फेमस इसलिए थे, इनको टाइटल दिया गया रंगीला बिकॉज ऑफ हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल। Then question number 9, the Panipat located at the banks of which of the following river? गंगा, यमुना, सोन एंड अलकनंदा। कौन सा सही है? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। यस, ऑप्शन बी यमुना इज द राइट आंसर। क्लियर? सो पानीपत एंड जो उसके एडजेसेंट रीजन्स हैं लोकेटेड इन प्रेजेंट हरियाणा ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एंड बिटवीन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, जहां पर काफी सारे बैटल्स हुए एंड दीज बैटल्स चेंज, इन बैटल्स ने इंडियन हिस्ट्री को चेंज किया है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्ट विलियम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, सूरत। बहुत इजी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैलकाटा। क्लियर? सो 1698 में इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने परमिशन ली थी कि वो 3 विलेजेस की जमींदारी लेंगे।
तो कौन कौन से 3 विलेजेस थे? सुतानुती, गोविंदपुर एंड कालीकाट। वहीं से एक रीजन बना, याद रखिएगा, कोलकाता। क्लियर? तो उनके ओनर से खरीद लिया था, पेमेंट ऑफ ₹1200, एंड तब एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया जिसका नाम था फोर्ट विलियम 1700 में। क्लियर? एंड इट ऑल्सो बिकेम द सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कैलकाटा, एंड सर चार्ल्स आयरे was its first president. Clear everyone? So I hope आपको ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और ये आपको हेल्प कर रही होगी रिवीजन में। क्लियर? तो ऐसी और सीरीज के लिए आप हमारे जेवीज आईएएस के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।